स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी 100 मार्क्स स्पेशली बिहार बोर्ड का ही है। आज हम लोग चैप्टर 11 यानी पाठ 11 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। लेखक का नाम है मलयज। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में देखे थे कि मैंने मलयज यानी कि लेखक का परिचय पार्ट 1 में पढ़ा। आज की क्लास में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं कि लेखक ने अपनी डायरी में क्या क्या बात कही। करीब करीब 12 डायरियां लिखी और 12 डायरियों में 12 टॉपिक को रखे हैं। समाज की किन कमियों को वो हर एक डायरी में दिखाना चाहते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। तो पेज नंबर 129 अपनी किताब में आप देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग दिया है, डायरी लेखन। डायरी लेखन, यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं। 2 डायरियां रखी हुई हैं, एक हरे कलर की, एक लाल कलर की। और इस डायरी, यही डायरी है जिस डायरी की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए एक दहकता हुआ क्या है, जंगल है। दहकता हुआ जंगल मतलब जिसमें आग लगी हुई जंगल है। मेरे अंदर जो आग लगा उस बात को मैं लिखूंगा। एक घोंसला नहीं है ये जिसमें अपने पर घुसेड़ मैं जब चाहूं चुपके पड़ा रहूं। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो। यानी कि मैं जो कुछ लिखूंगा इससे ये पता चलेगा कि मैंने अपने जीवन में क्या कर्म किए हैं। मैं जो भी किया हूं उसको ये लोगों के सामने बताए कि मैं कैसा था, वही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर, कोरा पृष्ठ समझते हैं ना, सादा पेज पर अपने शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। तो ये डायरी है। यहाँ पे देखिए रानी खेत के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ पहले कि लेखक जो है वो टोटल बात एक जगह है रानी खेत, वहाँ पे इशारा लिखे हैं डायरी। तो रानी खेत, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, लिखा है कि रानी खेत में घूमे इन खूबसूरत जगहों को। तो बहुत ही शानदार जगह है, एक हिल स्टेशन है, पर्वतीय इलाका है। कभी मौका मिले तो आप लोग जाइए घूमने के लिए। उसके बारे में मैंने 2 लाइन लिखा अपने मन से कि रानी खेत इज ए हिल स्टेशन इन उत्तराखंड स्टेट। उत्तरांचल राज्य में, उत्तराखंड राज्य में रानी खेत एक हिल स्टेशन है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, नॉर्थन इंडिया, जो उत्तर भारत के क्षेत्र में पड़ता है। किस भारत में पड़ता है? उत्तर भारत में। इट इज़ नॉन फॉर इट्स व्यूज ऑफ द हिमालयाज। इसको हम लोग हिमालय के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? हिमालय के रूप में देखते हैं। हंड्रेड्स ऑफ वेल्स अडर्न झूला देवी टेम्पल। यहाँ पे एक झूला देवी का मंदिर है जहाँ पे 100 से भी अधिक बेल लगे हुए हैं। बेल समझते हैं? घंटियाँ। मतलब उनके मंदिर में 100 से ऊपर घंटियाँ लगी हुई हैं। डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉडेस दुर्गा, जो हिंदू धर्म के माँ दुर्गा के रूप में वो जानी जाती हैं। और आप लोग पता है कि हिंदू धर्म में जो भी है वो माँ दुर्गा को अपनी माँ के समान मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो वहाँ पे एक मंदिर है झूला देवी मंदिर, जो दुर्गा जी का मंदिर है। तो कभी भी आप वहाँ पे घूमने के लिए रानी खेत जाएं तो जरूर ये मंदिर घूमें, हिमालय घूमें और पूरा मौज मस्ती करके आएँ। अब शुरू करते हैं यहाँ से कहानी। रानी खेत में बैठकर, अब रानी खेत में बैठकर मत समझिएगा कि किसी रानी के खेत में बैठकर लिख रहे हैं। रानी खेत जगह का नाम है। उस जगह पे ये 14 जुलाई 1956, यहाँ पे लिखा है 56, लेकिन समझ जाइएगा 1956 की ये बात है। क्या लिखते हैं उस समय? सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, मिलिट्री के छावनी के लिए ईंधन, पूरे सीजन और आग आने वाले जाड़ों के लिए भी। मतलब लेखक बता रहे हैं कि मैंने एक बार देखा, बात है 14 जुलाई 1956 की, कि जो मिलिट्री वाले हैं वे लोग जंगल को काट रहे हैं, लकड़ियों को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? तो ईंधन के लिए, ईंधन जलावन के लिए और आग तापने के लिए, क्योंकि जाड़े का मौसम आ रहा है। तो आग तापने के लिए वे जंगलों को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। जैसा कि नीचे आप चित्र देख सकते हैं, इसमें आर्मी मिलिट्री के कुछ जवान है जो जंगल यानी पेड़ों को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पेड़ जो कि पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सरसब्ज पेड़ों ने मानो उदारता बस अपने में से थोड़ी थोड़ी हरिता प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है, अपने उदात और विशाल और प्राणवान गिरोह में। मतलब लेखक बताते हैं कि ये सही बात है कि पेड़ जो है पूरा पूरा हरा तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सूखा हुआ है, क्योंकि नियम है कि जब पेड़ थोड़े से भी हरे हो तो उसे काटना नहीं चाहिए, कानूनन अपराध भी है। लेकिन ये मिलिट्री के जवान क्या कर रहे हैं, अपने जलावन के लिए, अपने थोड़े से आग तापने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। यहाँ पे लेखक अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। उस गिरोह, गिरोह मतलब समझते हैं दल, उस गिरोह की एक आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते हैं, तब भी एक भाषा में। यानी कि ये जो मिलिट्रियों का गिरोह है, ये लोग सब काम एक समान करते हैं। अगर ये लोग बोलेंगे तो एक साथ बोलेंगे, जय हिंद सर। बोलते हैं तो अलग, ये नहीं कि अभी कोई बोल दिया जय हिंद सर, 2 मिनट के बाद कोई बोले हाँ जय हिंद सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। बोलेंगे तो एक साथ, एक स्वर, एक टाइम पे बोलते हैं। कुछ गाएंगे तो एक साथ गाएंगे, और रोते भी हैं तो एक ही साथ करते हैं सारा काम। उनका ट्रेनिंग वैसा होता है। कुहरा है, कुहरा समझते हैं आप लोग, कुहासा, खूब घना और खूब सफेद। घना भी है, घना मतलब कि बहुत ज्यादा कुहासा पकड़ा हुआ है, और सफेद, कुहासा किस कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। दृष्टि के विस्तार को बीच ही से कच्चे फीते की तरह काट देता है। मतलब कि मैं उसे देख रहा हूँ, लेकिन इस कुहासे की वजह से वो बीच में कट जा रहा है। मतलब बीच में कटने का अर्थ पूरा पूरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु ये ध्वनियाँ, इन ध्वनियों के मेरे दरवाजे पर दस्तक है। लेकिन जब पेड़ काटे जा रहे हैं तो ठक 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 की आवाज़ इनके पास आ रही है। यह अस्फुट याचना जो दीवार पर टांग उस कुमाऊं गलोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है, यह कोने में टिकाकर रखी हुई एशवुड की छड़ी रह रह कांपती क्यों है, नोटबुक के पन्ने यूं बेतरफ फड़फड़ाते क्यों हैं, जिनमें बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखा अनुकृतियां स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। बताते हैं कि जो हम लोग पन्ना यूज करते हैं, वो पन्ने भी किसके बने हुए हैं, पेड़ पौधों के बने हुए हैं। आखिर ये फड़फड़ाते क्यों हैं, क्योंकि पन्ने भी फड़फड़ाते हैं। अगर हवा बहेगी तो क्या होते हैं, फड़फड़ाते हैं। क्यों फड़फड़ाते हैं, क्या गुण है, क्योंकि ये बताते हैं कि मैं पेड़ हूँ, मुझे काट कर ये बनाया गया है, लेकिन मैंने अपना गुण नहीं छोड़ा है। क्योंकि हवा बहता है तो पेड़ भी फड़फड़ाते हैं, आवाज़ करते हैं। ये पन्ने भी क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं। यहाँ पर अपना दुख व्यक्त करते हैं कि मनुष्य कैसा है जो अपने थोड़े से लाभ के लिए पेड़ों को काट देता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर मनुष्य अपने जीवन की कल्पना कैसे कर सकता है, वो ऑक्सीजन कहाँ से पाएगा, कैसे जिंदा रहेगा। लेकिन मनुष्य इस सारी बातों को जानते हुए भी गलतियां बार बार करता है। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है, बूंदा बांदी और हवा, बूंदा बांदी हवा समझते हैं ना, हल्का हल्का बारिश हो, हवा बह रही हो। जैसे नीचे आप चित्र देख सकते हैं, कुछ हवाएं चल रही हैं, कुछ बूंदा बूंदा बारिश भी हो रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है, इसी टाइप से हो रहा है। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वो खुद ठंडा हो। कहते हैं कि कलाकार वो है जो लिखे तो उसकी लेखनी में आग हो, लेकिन वो व्यक्ति खुद आग ना हो, वो ठंडा हो। समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब लिखने वाला खुद शांत मिजाज का हो, लेकिन लिखे तो पूरा जोश में लिखे, एकदम आग होना चाहिए, बाद में पढ़ने के बाद जोश आ जाए, ऐसे कलाकार को होना चाहिए। अगला पैराग्राफ है, अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने, बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदद देवदार हैं। देवदार पेड़ होते हैं, देवदार नामक क्या होते हैं, देवदार, महोगनी, सागवान का नाम आप लोग सुने होंगे। तो बताते हैं कि एक पोस्ट ऑफिस है, जैसे कि मैंने एक नीचे चित्र दिया है पोस्ट ऑफिस का, तो इसी तरह एक डाकघर है जिसके बगल में बाईं ओर 11 देवदार के वृक्ष लगे हैं। कितने देवदार के वृक्ष हैं, 11। जैसे एकादश रुद्र, एकादश मतलब होता है 11, 10 मतलब 10 और एका मतलब एक, दोनों मिलाकर कितना होता है, 11। संस्कृत में एकादशा कहते हैं। तो एकादशा रुद्र है। खाम ख्वाह ही सोचता हूँ कि वे 10 क्यों ना हुए या 12 क्यों नहीं। मतलब सोचते हैं या तो ये 10 होने चाहिए, चाहे क्या होने चाहिए, अभी 11 के 11 क्यों है। जब भी उधर से गुजरा हूँ यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर हूँ। नीचे ये चित्र आप देख रहे हैं, भारतीय डाकघर का ये चित्र है।
आप लोग कभी न कभी पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो कुछ ऐसा ही होता है। आगे है, किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उन्हीं उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। अगला पैराग्राफ है, मैं संयत हूं यानी ठंडा। संयत मतलब क्या हुआ? ठंडा। ठंडा मतलब हुआ शांत। मैं बेचैन नहीं हूं। अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और खूब सफेद कुहरा मुझसे लिपट जाएगा, सब पर छा जाएगा। ठंडी के दिनों में अक्सर ऐसा होता है, घर से आप बाहर निकलते हैं, पूरा शरीर आपके कुहासा से भर जाता है, पूरा मतलब पानी से आप भीग जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है आगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण व भविष्य जो फीते की तरह बीच से ही कटा हुआ है, इस कुहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन लिए हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कुहरे की ताबीज में। तब तक ईंधन यानी आग पूरे सूजन और आगे वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। ये इनका पहला डायरी था। अब शुरू होता है कौन सा? दूसरा डायरी। ये कब लिखे थे? 18 जून 1957 को। अब देखिए इसमें ये क्या लिखते हैं। एक खेत की मेड़ पर बैठे कौवों की कतार। कौवों का कतार का अर्थ हुआ कि लाइन से एक मेड़ पर कौवे क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं एक मेड़ पर। नीचे देख सकते हैं चित्र है, कौवों का पूरा एक ग्रुप है, झुंड बैठा हुआ है। तो इसी तरह एक कौवों का ये कतार देखते हैं लेखक। उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द चल पड़ा है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके पर उतार फेंके हैं, विगत के वे मूल्य जिन पर बचपना कभी शान धरता था, कितने बेमानी भोथरे हो उठे हैं, जैसे कि वह जड्डू पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर। हवाओं में एक ऐसी महक है, धरती में एक ऐसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाई, जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बाट बखरेदार। प्रश्न है वे बालों के गुच्छे जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। मतलब लेखक बताते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं कि फसलें लगी हुई हैं, अभी फसलें बड़ी नहीं तब तो उसको नोचना शुरू कर देंगे, उसको काटना शुरू कर देंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि उन पर क्या गुजरेगी। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी वस्तु का प्रयोग तभी अच्छा होता है जब वह अपने उस उम्र में पहुंच चुका हो जिसका प्रयोग हम करना चाहते हैं। जैसे कि फूल है तो फूल तभी तोड़ना चाहिए, फूल का प्रयोग तभी अच्छा होता है जब वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। ये नहीं कि अभी वो कली है तभी हम उसे तोड़ देते हैं, तो उस फूल को भी अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई फल है अभी पका नहीं है तभी हम तोड़ देते हैं, तो वो फल भी उससे टूटना नहीं चाहता। जैसे आप आम तोड़ते हैं तो डंडा से मारते हैं तो आम नहीं गिरता है, इसका अर्थ है कि अभी वो पका नहीं है। पेड़ नहीं चाहता है कि ये मुझसे अलग हो, लेकिन जब वो पक जाएगा तो पेड़ स्वयं उसे छोड़ देता है, एक समय के बाद वो गिर जाता है। तो वो अच्छा लगता है, उतना मीठा आपको वो आम कभी नहीं लगेगा जो आप तोड़ देते हैं असमय बिना पके हुए। उसी तरह कुछ लोग होते हैं कि फसलों को बेवजह तोड़ते चलते हैं। तीसरा डायरी है उनका, उन्होंने लिखा ये 4 जुलाई 1962 में। जगह है कौसानी। जगह कौन सा है? कौसानी में लिखते हैं, आज भी कोई चिट्ठी नहीं। लेखक एक चिट्ठी का इंतजार करते हैं किसी व्यक्ति का। तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है, दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता है। भारी भारी सा बीतने का अर्थ हुआ मन उदास रह जाता है। क्यों? क्योंकि लेखक के पास जिनकी वो चिट्ठी का इंतजार करते हैं वो चिट्ठी नहीं आती है, इसलिए उनका मन उदास हो जाता है। इतनी भी ताव नहीं कि डाकघर में ही जाकर पूछाऊं। मतलब कि अब कहने का अर्थ है कि उतना डाकघर वालों से जबरदस्ती भी नहीं बतिया सकते कि मेरा चिट्ठी क्यों नहीं आ रहा है। तो चिट्ठी आप लोग समझते हैं ना, नीचे मैंने एक चिट्ठी का फोटो लगाया है, भोला की चिट्ठी। क्या लिखा है इस पर? भोला की चिट्ठी है ये, ठीक है ना। तो चिट्ठी को आप लोग देख लीजिए, ऐसा ही चिट्ठी आता है।
नीचे है, अजब सी बेचैनी मन में होती है। जब चिट्ठी नहीं आती है तो लेखक के मन में क्या होती है? बेचैनी हो जाती है। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह, जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध होता है। मतलब इनको लगता है ना, वो फीलिंग आती है कि कोई शब्द है जो शब्द आदमी के लिए बहुत जरूरी है और उस शब्द का बीच वाला अक्षर ही मिट गया हो, तो आदमी गुस्सा आता है क्या यहाँ पे था। जैसे कि मान लीजिए कि लिखा है राजकुमार, रा अजौकू गायब है, मार है, तो आदमी सोचे ओह यहाँ पे क्या होगा। आपको पता है तो आप जानते हैं, लेकिन नहीं पता हो तो आदमी बार बार उसे देखने की कोशिश करता है, बड़ा कर करके क्या है यहाँ पे। ठीक है ना? ऐसी मना स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का, यूं भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हर दम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है, हर खटका चौंका जाता है। अटकेलियाँ करती हुई हवा कनफुसियाँ सी करती लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कई साजिश ठाने बैठे हैं। 4 नंबर पैराग्राफ है, ये लिखे हैं 5 जुलाई 1962 कौसानी में ही। कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ से व्यक्ति ने आकर्षित किया। अधेड़ से व्यक्ति समझते हैं, मतलब कि ना बूढ़ा हो ना जवान हो। जैसे कि नीचे एक पिक्चर लगा हुआ है, देख सकते हैं, एक अधेड़ व्यक्ति का चित्र है और इनका नाम है चंदू प्रसाद। ये चंदू प्रसाद व्यक्ति हैं, कहीं के रहने वाले हैं, तो ये अधेड़ से व्यक्ति हैं। ठीक है ना? प्रायः वे और मैं एक ही समय शाम को वहाँ अखबार देखने पहुँचते थे। बताते हैं कि अधेड़ सा व्यक्ति है एक, वो और मैं डेली हम लोग अखबार के लिए एक जगह पे पहुँचते हैं। कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे, बरबस ध्यान खिंचा। मतलब वो जो व्यक्ति थे वो किसी और से बोल रहे थे किसी पुस्तक को छपवाने के लिए। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं इनकी तरफ देखने लगा कि भाई ये कौन है। होता है आप किसी काम के लिए कहीं जाते हैं और उसी काम के संबंधित कोई आप इधर कोई बात करता हो तो आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है कि कौन है। परिचय पूछा तो उनका नाम था बलभद्र ठाकुर। उस व्यक्ति का नाम क्या था? दृढ़ व्यक्ति का बलभद्र ठाकुर। नाम से अपरिचित नहीं था, मतलब उनको ये नाम सुने थे पहले से लेखक। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखक जो है उनके जीवन में खास लगाव व्यक्ति थे 2 आदमी, जिनमें एक शमशेर सिंह जी थे। तो शमशेर जी की यहाँ एक किताब देखिए जिसमें इस व्यक्ति का नाम था बलभद्र ठाकुर के बारे में। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वे धीरे धीरे आत्मलाषा के मूड में उतर आए। उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ, किस बड़े ओहदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांगकर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं। आदि आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे, सुनकर रस आता रहा। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में ये बात कर रहे हैं बलभद्र ठाकुर, ये अपनी बड़ाई लोगों से वहाँ कर रहे थे, अन्य लोगों से, कि देखिए जो मैं किताब लिख देता हूँ ना, जो भी ले जाते हैं ना, देते नहीं है किताब, गजब शानदार आप लिखे हैं, प्लीज रहने दीजिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनकी लेखनी से रस टपक रहा है, मतलब कि अपनी बड़ाई पूरा दबा दबा के ये कर रहे हैं। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी, चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी। ठिगना गठा शरीर, मतलब शरीर से मोटे थे, गठा हुआ शरीर था। रंग सांवले से कुछ अधिक, लुंगी और जैकेट पहने, ऊपर जैकेट पहने थे, नीचे क्या पहने थे? गजब कॉम्बिनेशन था भाई, ऊपर जैकेट नीचे लुंगी। 7 बज रहे थे, खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लग गई थी। अतः बिदारी, 7 बजे वो रिटर्न हो जाते हैं अपने घर। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश। और शाम को क्या हुआ कि घटा मतलब ये आसमान थोड़ा सा अपना पकड़ा बारिश वाला मूड, और थोड़ी सी बारिश हो गई। घर की बूढ़ी माँ जीवट की कामकाजी महिला है, उनका एक स्केच बैठकर बनाया और उन्हें दिया। मतलब इनके घर में एक बूढ़ी माँ है कोई जो इनके लिए खाना बनाती हैं, तो उनका ये स्केच बनाकर उनको देते हैं, देखिए तो आपका मैंने चित्र बनाया है। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था, भगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा, उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा। और लेखक रेडियो से क्या करने लगे?
गीत सुन लेंगे। नीचे देख रहे हैं ओनिक्स कंपनी का मैंने एक रेडियो का चित्र लगाया है, तो अपने रेडियो का एरियल खींचे और एफएम बजाकर शुरू कर दे। खैर उस समय एफएम नहीं था, मैंने अपने से बोल दिया। अपनी स्थिति के अनुकूल मेहमान नवाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मैं उनका सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। यानी बूढ़ी माँ का ये केवल किराएदार नहीं थे, बल्कि क्या थे? मेहमानी। घर की जो मालकिन थी उन्हीं वो ही इनको खाना बना के खिला देती थी। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। अब तो शायद परसों तक चल ही देना होगा। अब फिर यहाँ से 2 दिन बाद वहाँ से क्या होने वाले हैं? ये चलने वाले हैं। आगे देखेंगे, अपनी स्थिति के अनुकूल मेहमान नजी का यह भाव अच्छा लगा। खैर ये तो पढ़ लिया अभी हम लोग, आगे पढ़ते हैं। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय। अब वहाँ पे एक स्कूल है और वहाँ के 2 टीचरों से इनका इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है। टिपिकल पहाड़ी जन, और मुख्य रूप से वो पहाड़ी लोग थे। क्या थे? पहाड़ी लोग थे। सीधे साधे, सरल, बिल्कुल पानी जैसे। पहाड़ी लोग कहा जाता है ना कि बहुत सीधे साधे होते हैं, उन लोगों के मन में छल कपट नहीं होता है हम लोगों की तरह। जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख जाए, बुराइयाँ बल्कि कमजोरियाँ कहना अधिक उचित होगा। मतलब उन्हें बुराई मत कहिए, उनमें भले कमजोरी होती है लेकिन बुराई नहीं होती है। ऐसी कि प्यार करने की तबीयत हो। कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं, अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे। अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रीसन है, एक अस्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वह अखरता नहीं। कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतनी असफलताओं को देख लिया है कि अब मैं किसी भी चीज़ में असफल होता हूं तो मुझे उस बात का कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि आदमी धीरे धीरे प्रैक्टिस में किसी भी चीज़ को ले लेता है। एक दिन आपके हाथ में चोट लगेगा, पहले बार दर्द होगा, दूसरी बार चोट लगेगा, हल्का दर्द होगा, धीरे धीरे आदत बन जाता है। आप एक बार बाजार में पिटाइए, देखिए पहली बार बहुत दर्द होगा, दुख लगेगा, दूसरी बार पिटाइए कम लगेगा, तीसरा चौथा बार तो ऑलराउंडर हो जाएंगे, कोई भी आएगा चार लगेगा जाएगा और आप देह झाड़ के खड़ा हो जाएंगे, एकदम फिट हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस में आ चुके हैं उस चीज के। पर यह नहीं अखरना किसी अंतः स्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी सर्द आह छोड़ जाता है। कहते हैं कि ये जो अब दर्द नहीं होता है ना, ये क्या है? एक समझौता है। जीवन से मैंने समझौता कर लिया कि अब यही जीवन है। नहीं बोले अभी कि आप अगर रोज पिटाने का आदत लगा लीजिए तो आप भी समझौता अपने जीवन से कर लेंगे। ये मेरा रोज का रूटीन है, अब ये मेरा पिटाई नहीं बल्कि रोज का रूटीन है जिसे पूरा करना है, डेली जाना है, पिटा जाना है, तब दर्द नहीं होगा। उस पर ठग कर चिंतन नहीं करता, चिंतन करने की कोई गुंजाइश नहीं, मैंने उसके बारे में अब ज्यादा मैं सोचता नहीं हूं। सब कुछ यूं ही चल रहा है, बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। और ऐसे ही सोच वो भी लोग रखते हैं जो डेली पिटाते हैं बाजार में, चाहे जादूपुर बाजार में पिटाए, चाहे कुटी पर पिटाए, वो अपना सोच बना लेते हैं कि कुछ कट गया है जीवन में, कुछ कट जाएगा आने वाला समय, बस गिराते रहो। 5वां कहानी नंबर, डायरी नंबर 5। ये कब लिखा गया है? 8 जुलाई 1962 को कौसानी गांव में। कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है, इतनी कोमल और भिठास सी लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती है। अब ये तो हो गया कौसानी में सब लिखे 2 जगह, एक हो गया रानी खेत और एक हो गया कौसानी। अब ये पहुंचते हैं दिल्ली। कहाँ पहुंचते हैं? अब दिल्ली में लिखते हैं 30 अगस्त 1976 में, देखिए 6 नंबर डायरी लिखते हैं। देखते हैं एक सेव बेचती लड़की को, सेव बेचती लड़की को, जैसा कि नीचे आप चित्र में देख सकते हैं कि आप एक कुछ लोग सेव बेच रहे हैं, इसी तरह एक लड़की सेव बेच रही है जिसको वो दिल्ली में देखते हैं। उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काट कर ग्राहक को चखाती। मतलब शरीर से इतना मजबूत थी, अब समझ लीजिए कि वो सेब उसके हाथ से नहीं कटने वाला था। नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि सेब मीठा है कि नहीं, तो लोग मतलब काट करके दिखाया था कि सड़ा वड़ा नहीं है, चाहे लोग कितना होता है चूहाट टाइप के लोग, चखता भी है और खरीदता भी नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, अंगूर जाएंगे खरीदने, 4-5 अंगूर उठाए खा लेंगे, कहें नहीं के मीठ ना कि नहीं, फिर दूसरे में जाएंगे, वो में 2-4 नहीं के ठीक। कोई कोई बहुत खतरनाक दुकानदार होता है,
उठाते ही चार पांच धापड़ कस देता है। तुमको मीठ लगा चाहे ना, चेक काहे किया, खरीद के चेक कर, तब उस समझ में आता है वो हर जगह खाने लोग नहीं खे, तो कहीं लोग बढ़िया से ललियाइयो देता है। तो 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। खुद ही चख लो मीठे हैं सेब, मतलब सेब खरीदने के लिए गए हैं तो बेचारी पूरा कोशिश करते एक पड़ जले खिसियाई ले अपने से काट के चेक करा हमरा सुने कटर। सेब तो वैसे मीठे थे, उनका रंग और खुश देखकर उनकी किस्म मैं पहले ही जान चुका था। पर वह 7-8 साल की लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी, या जिसे हॉल में ही दुकान संभालवा दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आती थी। मतलब उसी उम्र की लड़की, वो चाहती थी कि मेरे जो कस्टमर है, मेरे जो ग्राहक हैं, वो मुझ पे शक न करें कि मेरा सामान खराब है, मेरे सेब खराब है। इसलिए कहती है कि पहले आप चेक कर लीजिए, अच्छा लगे तभी खरीदिए। उनको पता नहीं वो दिल्ली है, काश वो बिहार में होती, हमारे यहाँ होती। गांव के लोग चेक करके सब खा जाते, हर कोई आता आधा टुकड़ा चेक करता, 15 से 20 आदमी बढ़िया से चेक कर देते, उसका ठेला खत्म, अगले बार खुद नहीं आती। क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को देखा है, पुचका भी चीखते हैं। पुचका वाला आता है तो कहते थे नहीं वो चिखेबो कैसा लगता है, बताओ, लेकिन पुचको कहीं चेक कर जाला है। खैर कोनो पुचका वाला दे देला सा, चली चेक कर ली, ओकर बाद कर तेज नहीं खे, मसाला बढ़िया नहीं कर डला भी रही है। तो कभी कभी गुस्सा में आए कोई मुँह पे फेंक देता है कि ला चाटा तो नहीं कैसा लगता है, खीस बड़ा होता है। गाँव भर के लोग कीन के खा लिया, तारा तेजे निकल लगा। तो देखो, जो व्यक्ति चीखने के लिए मांग देना, समझ जाओ कि खरीदेगा नहीं, आ खरीदबो करेगा तो मजबूरी में 100 ग्राम खरीदेगा, कोई सामान खरीदे मतलब बहुत कम। पुचका की बात नहीं, सेब की बात की जा रही है। मैंने उसके पतले लगभग झंवर जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा और उन सेबों की तरफ जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। मतलब वो कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द मेरे सेब क्या हो जाएं, बिक जाएं। और इसको देखकर लेखक को बहुत दुख होता है कि इतने से कम उम्र की लड़की को ये करना पड़ता है। क्या परिस्थिति और क्या समस्या है जीवन की। 7 नंबर डायरी लिखते हैं, दिल्ली में ही 10 मई 1978 को। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। देखिए, यथार्थ मतलब होता है सच्चाई, यथार्थ मतलब सच्चाई। तो मनुष्य जो होता है ना, वो सच्चाई को केवल जीता नहीं है, वो सच्चाई की रचना भी करता है। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं। कहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं जिनको मैंने जन्म दिया, ये यथार्थ है, मेरे सच्चाई है। इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार से मेरे अपने रचे हुए हैं, और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिफल महसूस करता हूँ। यहाँ पे कहने का लेखक का क्या है कि हर व्यक्ति अपने बच्चों से जुड़ जाता है, अपने बच्चों के प्रेम में बंध जाता है, मोह माया से जुड़ जाता है। अगर उनको कोई भी कष्ट होगा तो उनसे ज्यादा हमें कष्ट होने लगता है। भले ही बच्चे मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं, बच्चों को कष्ट नहीं होगा मेरे कष्ट से, लेकिन उन बच्चों के कष्ट से मुझे कष्ट होगा। जैसे अगर कोई बच्चा है, स्कूल गया है, उसका टाइम है, मान लीजिए कि आप ही लोग 9 बजे आए हैं और आपका टाइम है कि आप घर पे 12-1 बजे तक चले जाएंगे। आप घर पे जरूर बोल के ये चलते होंगे कि 12 बजे तक आ जाएंगे, चाहे 1 बजे तक आ जाएंगे, और किसी दिन आपको घर जाने में 3 बज गया, तो सबसे पहले घर में कौन चिंतित होगी? माँ चिंतित हो जाती है। वो टाइम की ओर देखने लगती है, जैसे ही 2 बज जाएगा भाई सबसे पहले टीचर के पास कॉल जाएगा, ए छुट्टी नहीं भैल का अभी, ए छुट्टी तो भैया 2 घंटा हो गई, ए तो अभी ना आइली सन ना आइल सन, दोनों शब्द हो सकता है। आ लड़ूड़ा लड़का हो तो गार्जियन ना जो है ला कि भाई कहीं पटाई ली मछरी उछरी मारत हुई। खास करके लड़कियों की जो माँ होती है ज्यादा चिंता करती है, लेकिन लड़का रहे से कौन कौन लड़ूड़ा, ठीक न, रास्ता भर मछली मारत जाइए सन, रास्ता भर पटा जाइए सन, नाच देख जाल सन। गार्जियनो धीरे धीरे समझ गई रहे रे 5 बजे आई साझी खानी, ये ना आई, चाहे कस के भूख लगी तो पहुंची। तो वैसनो लड़के का ज्यादा महतारी चिंता ना कर ले, लेकिन होला, हर गार्जियन को होला, फिर भी होता है। तो लेट हो गया तो उसके बाद वो बेचैन हो जाएगी। कुछ समय के बाद उसके जो पिता होंगे वो चिंतित होने लगते हैं,
लोग जगह जगह पता करने लगते हैं कि भाई कहाँ रह गया, क्या हो गया। तो ये होता है अपने बच्चों से बंध जाना। व्यक्ति अपने संतान से बंध जाता है, अपने परिवार वालों से बंध जाता है। अगला पैराग्राफ है, रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है। यहाँ पे यथार्थ का आप इतिहास मान सकते हैं। यथार्थ का क्या मान सकते हैं? इतिहास। और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। यानी हर व्यक्ति इस धरती पर आता है और अपनी अगली पीढ़ी देकर यहाँ से चला जाता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरों के दिए हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि रच करता है। मतलब इस पृथ्वी पर अगर आपने जन्म लिया है तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप जब इस पृथ्वी को छोड़ें तो उससे पहले आप अपनी जगह पर किसी को रख के जाएं, ताकि यह सृष्टि चलता रहे। नहीं तो सोचिए, अगर किसी का जन्म ना हो, मतलब इस पीढ़ी के बाद किसी का भी कोई औलाद ना हो और सबको इसके बाद मर जाएगा, ये तो तय है, तो फिर रहेगा कौन यहाँ पे? इस दुनिया को चलाएगा कौन? इसलिए हर व्यक्ति का ये फर्ज है कि कम से कम अगर धरती पे जन्म लिया है तो अपने जगह पर किसी एक को जन्म देकर ही जाए। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। और यही लेन देन क्या कहलाता है? संसार का निर्माण हुआ किससे है? हम ही लोगों से हुआ है। और हम भी किसी न किसी के लेन देन है। हमारे पिता ने हमको दिया, वो छोड़कर चले जाएंगे, हम आने वाली पीढ़ी को एक नया रूप देके जाएंगे, हम भी चल देंगे, फिर वो पीढ़ी आएगी। उसी तरह ये दुनिया चलती रही है। इस संसार से संपृक्त एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। अगर ये कर्म हमारे जीवन में नहीं हुआ तो मानवता का जो ये जीवन है वो क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भुगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता, भोगा जाता संसार ही है। हम भी संसार को भोग ही रहे हैं, बढ़िया से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज मस्ती चल रहा है। इसी तरह चलता रहे, एक टाइम आएगा मौज मस्ती समाप्त होगा और हम चल पड़ेंगे दुनिया छोड़कर। फिर आने वाली पीढ़ी इस दुनिया में भोगेगी। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है। जब तक क्या माता पिता नहीं होंगे तब तक क्या कोई अगली पीढ़ी हो सकती है? तो एक जब तक नहीं रहेगा पहली पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी का होना संभव नहीं है। दोनों की जड़ें एक दूसरे में है। हमारे माता पिता के गुण, हमारे माता पिता के डीएनए हमसे मैच करते हैं ना जी, और वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते और मिटाते हैं। डायरी नंबर 8 ये लिखते हैं 11 जून 1978 को। मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ, जो लिखता हूँ उसका अगर शब्द अधिक है तो अर्थ कम, या अर्थ अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ रहे हैं। अब बता रहे हैं लेखक कि मैंने बहुत कुछ लिखा है, तो जिसमें शब्द ज़्यादा आते हैं उसका अर्थ कम निकलता है, और जिसका अर्थ अधिक होता है उसमें शब्द कम होते हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है, इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं या कि मुश्किल है। लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग रखता है, डायरी लिखना भी। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है। बताते हैं कि कभी कभी मैंने कविता लिखने के लिए सोचा, लेकिन कविता के मूड में मैंने क्या लिख दिया? डायरी। तब शब्द और अर्थ के बीच की दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते और एक दूसरे को छोड़ते हुए। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश रहता है और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का लक्षण होता है और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत। 9 नंबर डायरी में वो लिखते हैं 20 जून 1978 को, सुरक्षा डायरी में भी नहीं है। सुरक्षा जो वो डायरी में भी नहीं है,
वहाँ सिर्फ पलायन है। पलायन मतलब होता है जब एक जगह से दूसरे जगह व्यक्ति भाग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पलायन कहना कहते हैं। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। यानी व्यक्ति अगर अपने जीवन को सुरक्षित कर सकता है तो कहाँ कर सकता है? रोशनी में, अंधेरे में नहीं। कहने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में मेहनत करके अपनी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, न कि कहीं भाग कर और मेहनत से दूर बचकर हम अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हम बच जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, नहीं, आप अपने आप को असुरक्षित कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे जाकर के। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। अंधेरे में आप क्या कर सकते हैं? छिप सकते हैं एक पल पल की दुख दुखी के साथ। और जिएंगे कैसे? दुख दुखी के साथ। जैसे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपके मन में हमेशा ये डर बना रहेगा, भले आप नहीं कहते लेकिन डर बना रहेगा एग्जाम में क्या होगा, जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन क्या होगा, डर तो रहेगा आपके अंदर। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है। अगर आपको चाहते हैं कि हमें सुरक्षा हो तो चुनौती को झेलिए, समस्याओं का सामना कीजिए, आपको जरूर सुरक्षा मिलेगी। पीसने में और खटने में, पीसना और खटना होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। मेहनत करने में ही सुरक्षा है, बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। इसलिए एक जगह बैठ के मुर्गी का अंडा की तरह सहिए मत, मेहनत कीजिए, तभी आप सुरक्षित हो पाइएगा। जैसे शरीर जितना ज़्यादा मेहनत करता है, दौड़ता भागता है, उतना ही वो स्वस्थ होता है। जितना उससे मेहनत कराया जाता है उतना ही स्वस्थ होता है। ये नहीं कि बढ़िया से भोजन करके ओढ़ना ओढ़ के आराम से सो गए, आपको लग रहा है हम तो बचे हुए हैं। जिस दिन बीमारियां पकड़नी शुरू हो जाएंगे आपको पता चलेगा आप सुरक्षित नहीं, असुरक्षित थे। उसी तरह पढ़ाई भी उसी तरह है। जो लोग सोचते हैं कि आज हमने नहीं पढ़ा, आज हम क्लास नहीं गए, आज का फेयर हम नहीं कि हम बच गए हैं, आज हम आज़ाद हो गए हैं, तो आप ये सब कभी मत सोचिएगा। आप एक दिन वो फंसेंगे कि निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 10 नंबर डायरी लिखते हैं 9 दिसंबर 1978 को। जो कुछ लिखता हूँ वह सबका सब रचना नहीं होती, ये पृष्ठ तो और भी नहीं, जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता। जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में वही रचना है, सिर्फ दस्तावेज। लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी है। दस्तावेज आप लोग समझते हैं? खेत उत का दस्तावेज देखें आप लोग, कोट उट से बनवाया जाता है कचहरी में। यहाँ पे मैंने एक चित्र भी डाला है, उसका देख लीजिए। आगे है, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है, न बीज अपने को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुगबुगाता है। जंगले से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई, धूप और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर की हवा, शीतल और स्वच्छ, इनकी कोई राजनीति नहीं है। यानी कि ये जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, धूप है, हवा है, पानी है, क्या इनमें किसी प्रकार की कोई छल है, कोई राजनीति है? कुछ नहीं है। अब डायरी नंबर 11 लिखते हैं 25 जुलाई 1980 को, और देखिए इसमें वो क्या कहते हैं। अब ये चैप्टर समाप्त होने वाला है बहुत जल्द। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्र अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। हर व्यक्ति अंदर से डरा होता है। आप किसी काम को करते हैं और वो काम जब तक हो नहीं जाता है आपके अंदर हमेशा एक डर बना रहता है। आप परीक्षा देंगे मैट इंटर का, लेकिन क्या आपके मन में ये डर नहीं रहता है कहीं क्या हो जाएगा? सबके मन में ये डर होता है। खास करके ये डर तब देखने को मिलता है जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है। उसमें उस दिन कई तरह की बातें मन में चलती हैं। कभी लगता है कि यार फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, कभी लगेगा कि टॉप कर जाएंगे, कभी लगता है पासो कर जाएंगे, भगवान लटक मत जाए। कई तरह की भावनाएं मन में जन्म लेती है। ये डर है, और मनुष्य में डर होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब डरता है तो काम भी सही करता है। आपके मन में डर है कि एग्जाम में अगर हम नहीं पढ़ेंगे मन से तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो अभी आपसे पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने मन से डर निकाल दिया कि जाए तो जन कुछ हो तो हम देख लिए, अगली साल पढ़ लिए, तो तू बाबू नहीं पढ़ सकत, क्या कि डर अंदर नहीं है। डर आदमी के काम करवावेला। बुरी बुरी बीमारियों का डर, घर का, जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है तो मुझे डर लगता है कहीं से कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो, और तब मैं क्या करूंगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊंगा, इलाज की कैसी व्यवस्था करूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? घर में अगर कोई बीमार हो जाए, मान लीजिए सांस तेज हो गया, खांसना छींकना बुखार हो जाए, अभी सीधे आदमी कहे कोरोना आ गया इसको,
लोग डरना शुरू कर देंगे, अब पता नहीं ये जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। कई तरह की भावनाएं मन में जन्म ले लेती हैं और आपको डरा देती हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सबके साथ है। अब कोई इसमें है थेथरोलॉजी, बहुत लोग थेथरोलॉजी पढ़ा होता है, कहता है सर हमको डर नहीं लगता है। अरे छोटा रे, यहाँ पे काहे के लिए डर लगेगा रे? तुम्हारे घर में किसी का तबीयत खराब हो तब मुझसे बात करना कि डर लगता है कि नहीं लगता है। इस डर की वजह से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं। एक पत्ते की तरह कांपते हुए, होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए, किसी तरह संकट का यह क्षण कटे। जिस तरह पत्ता हिलता है उसी तरह आदमी बुदबुदाने लगता है, हे भगवान ठीक हो जा, तरह खतना के लड्डू चढ़ाए हई करम हऊ करम। खैर जितना खतरनाक बीमारी हो उतना ज़्यादा लंबा भखाला, अगर बढ़िया बीमारी हो चपेटले हुई तो हठजामू भखा जाला। सुनले बोले कि बहुत लोग अक्सर अठजाम वही बेरा होकबे करेला। केहू अठजाम करावत हो तो पता करिए काहे कराओ, तो जरूर उनकर व्यवस्था टाइट भइली कबू न कबू के। तो वही बार आदमी कहेला कि अठजाम भागेला, जीन भाग प्रसादी भाग दी, छठ लागी करे। कितना मर्दाना लोग छठ करे लगेला। मैंने विश्वास अपन अपन जे मुस्लिम धर्म में बबू अपन अल्लाह के लेके कई गो चीज भाग दी वो मने मने कि हई हो जाई तो हई कर देम। चाहे कि एग्जाम दिले वो भागेला, लेकिन तनी कम रेट के भागेला। मैट्रिक के बाद तो तनी 150 वाला रहेला, इंटर के बाद तो 200-250 रहेला, नौकरी के बात हुई तो 5000 10,000 के बात रहेला। बस लिखल लेवल कौन भगवान ऐसे कहले मारे में 1 लाख भगल कि ना तू रेट लगाओ तो हमार तू जैसे रहता है। अगर आदमी के 500 रुपया भुला जाओ में कितना लोग भाग दे, भगवान मिल जब 10 रुपये का लड्डू चढ़ाए भगवान 490 रुपया मार देव है कि आई ले बा कि 500 रुपया भुला ले कहे भगवान मिल जाओ 1000 का लड्डू चढ़ाए कि भगले आई ले भगवे न करी 10 रुपया ज्यादा ज्यादा 51 रुपया लगे चलो अभी 449 रुपया आ सकता है। ठीक बा, तो भगवानो जाने ले कि कहाँ ले तमाशाई करो तरसन। खैर आदमी के अंदर डर हो जाता है। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती है, जब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है, मन डर से गिर जाता है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप पढ़ के अगर जा रहे हैं, अपने टाइम से घर नहीं पहुंचे, तो आदमी के मन में कई तरह की बातें चलने लगती हैं। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है। मन में कई प्रकार के डर पैदा हो जाला कि पता ना का भइल। जैसे चंदू के टाइम बा कि 2-3 बजे घरे चल जाइए ना जिए, तो मन में कई तरह के बात आई। काज ने कहीं पिटा गई, बेहोश पड़ल बा, कि कहीं कहीं लफड़ा कर, कि कहीं पढ़ता कि का करता, कि रास्ता में गाय भैंस दान दुहे लगल लोग के, कि मोबाइल फोड़ता, तरह तरह के बात मन में चले लगे। ठीक नहीं? राहुल शर्मा जी हैं, मन में चल रही रास्ता में मछली नानू बस्ता फेंके मारे लगल। अरे घरे आके जाई, अच्छा लोग कहेला एक बार फोन कर लेते तो तार का बिगड़ जाई, चाहे घरवा साका जेते तो कौन दिक्कत बा। अरे अब सोचनी रास्ते में रहने तो कहीं 2 किलो मार ली घर जाए तो बन जाई ना। ये कर तू ये कर, एने सांस टंगाई बा कि अभी लो ना, क्योंकि हर किसी को अपना फैमिली बहुत प्यारा होता है। फिर अनायास ही प्रार्थनाएं। उसके बाद देखिए बात आ गया ना, प्रार्थना लोग करने लगते हैं, हे भगवान हे भगवान। समय बीत जाने का एहसास नसों में धड़ धड़ तरह की गूंजने लगता है, आदमी धक 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 करने लगता है। प्रतीक्षा का डर। फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है, वही सही सलामत, और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता है। और जब वही व्यक्ति घर आ जाता है, तब मियाज थोड़ा सा जाके हल्का होता है कि बताओ आ गई तरह को फोन ना कर रहा है, कहीं चल जाए बोले कि बिना कॉल है तन को बुझाते है घरे का स्थिति। माई जाकर देखो बेहोश भइल बिया, तानू कहते ना बुझाला घर में तानू केंगे रहबो नहीं केंगे ना। अब देखिए पार्क में खेलने गए बच्चे, यहाँ पे एक चित्र है जिसमें पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहाँ नहीं दिखने लगते, तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर देर तक न पाकर डर में बदलने लगती है। मान लीजिए कोई बच्चा है आपके घर का और खेलने के लिए कहीं गया और आपको पता चला कि वो गांव में कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो बताइए घर वालों की बेचैनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तुरंत सारा लोग बेचैन हो जाएगा, लोगों से पूछना शुरू कर देगा, ए जी ने राहुल शर्मा के देखला लोगिन, ए बाबू राहुल शर्मा कहते बुढ़वा लड़का हटे, ठीक नहीं देखला लोगिन, भुला गई बा। मन इतना कमजोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस आता है। और लास्ट नंबर 12 नंबर डायरी लिखते हैं, 3 मार्च 1981 को, अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविषा में हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य पार कर छूटने को कसा हुआ रहता है। यानी हर वक्त मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते रहता है। और ये इस तरह इनका यह चैप्टर समाप्त होता है। कल के क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
और फिर आगे सारांश पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।